चलो देखते हैं 48 का। 48 का में दिया हुआ है विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए नींव करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी का सदस्य है ना, किस प्रकार से पद धारण करेंगे, ठीक है, उसके बारे पर यहाँ पर चर्चा है। चलो देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटियों का या फिर एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटियों का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटियों का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी का, एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटी का और एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य धारण नहीं करेगा। मतलब जैसे कि राज्य में 5 क्या है आपका शीर्ष सोसाइटी है। राज्य में क्या है 5 शीर्ष सोसाइटी है और राज्य में 6 केंद्रीय सोसाइटी है। ठीक है, और आपका प्राथमिक सोसाइटी है 2058। ठीक है, क्या आपका प्राथमिक सोसाइटी है। ठीक है, राज्य में इतने सोसाइटी है। ठीक है, 5 शीर्ष सोसाइटी है। शीर्ष पे कौन रहता है आपका अपेक्ष बैंक। शीर्ष पे कौन रहता है अपेक्ष बैंक रहता है। ठीक है, आपका जिला स्तर पर रहेगा, है ना, जिला स्तर पर या फिर सभी जिला में नहीं है, मतलब देखो 33 जिला रहना चाहिए 33, ठीक, लेकिन 33 नहीं है, 6 है। 6 केंद्रीय सोसाइटी है और 258 क्या है 2058 प्राथमिक सोसाइटी है। तो जो कोई व्यक्ति है, ठीक, जैसे कि मान लो ये राम है, ठीक, राम कोई व्यक्ति है, ठीक, राम कोई व्यक्ति है तो प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य हो सकता है। ठीक, एक प्राथमिक सोसाइटी का, ठीक है, 2 प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और वो केंद्रीय सोसाइटी का भी सदस्य हो सकता है और वो शीर्ष सोसाइटी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही लेवल के 2 सोसाइटियों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि केंद्रीय सोसाइटी 6 है तो एक केंद्रीय सोसाइटी में रहेगा तो दूसरा केंद्रीय सोसाइटी में सदस्य नहीं बन सकता एक ही समय में। ठीक है, समझ आ रहा है बात। जैसे कि प्राथमिक सोसाइटी, जैसे मान लो प्राथमिक सोसाइटी मान लो 2 गांव में, ठीक, जैसे कि मान लो आपका पंडरी पानी में, ठीक है, पंडरी पानी में है, ठीक है, और भूपदेवपुर में है। ठीक है, 2 सोसाइटी है प्राथमिक सोसाइटी। ठीक है, तो जो राम है, ठीक है, पंडरी पानी का है ना, पंडरी पानी सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ का वो क्या है सदस्य है, यहाँ का क्या है सदस्य है, तो भूपदेवपुर के सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक ही समय में, ठीक है, एक ही लेवल के 2 सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकता। एक ही समय में एक ही लेवल का, है ना, या एक ही स्तर के 2 सोसाइटियों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, प्राथमिक सोसाइटी का सदस्य हो सकता है, केंद्रीय सोसाइटी का भी सदस्य हो सकता है और शीर्ष सोसाइटी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, 2 सोसाइटी का सदस्य, है ना, नहीं बन सकता अगर एक ही स्तर का है तो। याद रहेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ठीक है, जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केंद्रीय सोसाइटी और एक प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है, में कोई पद क्या कर रहा है धारण कर रहा है, और किसी अन्य सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के ऐसे पद पर
निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है तो वह लिखित पत्र द्वारा, ठीक है, लिखित पत्र द्वारा जिसमें उसका क्या हो, हस्ताक्षर हो, रजिस्ट्रार को संबोधित करके एक पत्र भेजेगा। है ना, क्या करेगा, पत्र भेजेगा। ठीक, अगर वो शीर्ष सोसाइटी है ना, केंद्रीय सोसाइटी है और प्राथमिक सोसाइटी से अलग, ठीक है, ये इससे अलग किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी में या फिर जो अन्य केंद्रीय सोसाइटी रहेगा उसमें या अन्य प्राथमिक सोसाइटी में, है ना, किसी पद पर, जैसे कि अन्य स्तर का, और जैसे सहकारी सोसाइटी वाला है सहकारिता विभाग का, इसी तरह से और अन्य विभाग में रहता है, ठीक है, सोसाइटी, अगर वो उसमें निर्वाचित हो जाता है तो वह क्या करेगा, लिखित पत्र द्वारा, है ना, जिसमें उसका हस्ताक्षर रहेगा, रजिस्ट्रार को पत्र भेजेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार को क्या करेगा, पत्र भेजेगा। अगर वो ठीक पत्र भेजेगा और अगर वो अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से 1 माह के भीतर, ठीक है, 1 माह के भीतर, है ना, अगर वो सूचना नहीं दे पाता है, ठीक है, 1 माह के भीतर सूचना नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, एक शीर्ष सोसाइटी तथा या एक केंद्रीय सोसाइटी तथा या एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवाय ऐसे अन्य सभी शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी से त्याग पत्र दे सकेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के सोसाइटियों की बात हो रहा है। यहाँ पर आपको, ठीक है, भले आपको शब्द एक ही लग रहा होगा, ठीक, यहाँ पर आपको दोनों में जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्तर से दूसरे स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका सहकारिता विभाग का है, ठीक है, अभी जो देखिए सहकारिता विभाग का, ठीक है, इसी तरह से अन्य विभाग में भी होगा, मान लो व्यवस्था, ठीक है, अन्य विभाग में भी शीर्ष सोसाइटी होगा, केंद्रीय सोसाइटी होगा, है ना, और प्राथमिक सोसाइटी होगा, है ना, तो उससे उसको त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। अगर वो लिखित सूचना नहीं देगा तो, अगर अन्य विभाग में वो, है ना, शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के सदस्य के रूप में क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है या फिर नियुक्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या देना है, रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देना है। अगर वो 1 माह के भीतर लिखित सूचना देने में असफल रहता है तो उसे उस सोसाइटी से, है ना, जिसमें वो निर्वाचित हुआ है अन्य सोसाइटी में, उससे उसको क्या किया जाएगा, उसको त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। नहीं समझ आया, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी सहकारिता विभाग का पढ़ रहे हैं, है ना, सहकारिता विभाग में शीर्ष सोसाइटी है, केंद्रीय सोसाइटी है, प्राथमिक सोसाइटी के, इसी तरह से अन्य विभाग में भी अगर व्यवस्था होगा, है ना, शीर्ष सोसाइटी की, केंद्रीय सोसाइटी की, प्राथमिक सोसाइटी की, अन्य विभाग में अगर कोई व्यक्ति अन्य विभाग के तीनों सोसाइटियों में से किसी एक सोसाइटी में निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है ना, तो उसको रजिस्ट्रार को क्या देना पड़ेगा, लिखित में सूचना देना पड़ेगा। अगर वो 1 माह के भीतर लिखित में सूचना देने में असफल रहता है तो उसे इस सोसाइटी से, ठीक है, इसमें से जो नियुक्त हुआ है सोसाइटी, है ना, इसमें जो सदस्य बना उससे उसको क्या माना जाएगा, त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। तो यदि निर्वाचित हो गए तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाचित हूँ। हाँ, उसको सूचना देना पड़ेगा। ठीक, एक ही साथ 2 विभाग में काम नहीं कर सकते ना, एक ही विभाग में आपको सेवा देना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ आप 2 विभाग के लिए काम नहीं कर सकते। ठीक, आपको एक विभाग में रहकर ही आपको काम करना है।
यदि वो एक में रहते हुए दूसरे के लिए निर्वाचित हाँ हो गया तो तो वहाँ उसको है ना सूचना देना पड़ेगा। अगर वो सूचना नहीं दे रहा है तो फिर उसको ठीक है सहकारिता विभाग में ही उसको माना जाएगा, सहकारिता विभाग का ही सदस्य उसको मानेंगे। पहले जहाँ था वहाँ पर। हाँ ठीक है, अगर सूचना नहीं दे रहा है तो चलो ये हो गया धारा 48 का। ठीक है, विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निर्हर्ताएं। अब देखते हैं 48 खा, प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त। तो प्रत्येक सोसाइटी की सभापति है ना, या उसी सभापति या सभापति को बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक, उप सभापति उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए ऐसे प्रतिनिधियों को भी निर्वाचित करेगी। ठीक है, मतलब जब सोसाइटी की सभापति है ना और उप सभापति, ठीक है, सभापति मतलब अध्यक्ष, उप सभापति मतलब उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय ठीक है ऐसे प्रतिनिधि का भी निर्वाचन होगा। ठीक है, प्रतिनिधि का भी निर्वाचन करेगी साथ में। ठीक है, साथ में क्या करेगा, प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगी। ठीक है, प्रतिनिधि का भी क्या होगा, निर्वाचन करेगा साथ में, जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करेंगे। ठीक है, सभापति या उप सभापति का या फिर उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में जाकर के करेंगे। तो ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि है ना बोर्ड का या समिति का आगामी चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, अगर एक बार किसी को प्रतिनिधि बना के भेज दिए, ठीक है, अगर एक बार किसी को प्रतिनिधि बना के दूसरे सोसाइटी में भेज दिए, ठीक है, उसको तब तक हम लोग वापस नहीं बुला सकते जब तक कि है ना बोर्ड का फिर आगामी चुनाव न हो जाए। ठीक है, किसी सोसाइटी से जहां सदस्यों की कुल संख्या कम से कम आधे सदस्य क्या हो, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हैं, वहां पर जो प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्य में से ही होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी सोसाइटी में कम से कम आधे सदस्य मतलब 1/2 सदस्य, ठीक, अगर किसी सोसाइटी में 1/2 सदस्य किस वर्ग से हो, एससी वर्ग और एसटी वर्ग से हो, तो वहां पर जो प्रतिनिधि रहेगा, ठीक, जो प्रतिनिधि का चुनाव होगा। ठीक है, तो प्रतिनिधि का ठीक है जो प्रतिनिधि है किस वर्ग से होगा, एससी या एसटी वर्ग से ही होगा। किस वर्ग से होगा, एसटी या एससी वर्ग से। ठीक है, देखो यहाँ पर किसका बात हो रहा है, प्रतिनिधि का। ठीक है, 48 धारा 48 ख में प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त की बात कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि का चुनाव किसके साथ होगा, जब सभापति और उप सभापति का चुनाव होगा उसी टाइम होगा, है ना। हम लोग देखें, जब सभापति या उप सभापति या उप सभापति का चुनाव होगा, उसी समय क्या होगा, प्रतिनिधि का भी चुनाव करेंगे। तो एसटी कैटेगरी से प्रतिनिधि का चुनाव, एसटी और एससी कैटेगरी से प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, जब उस सोसाइटी में जो सदस्य क्या होंगे, कम से कम आधा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो जो प्रतिनिधि रहेगा वो एससी या एसटी कैटेगरी की होगा।
अगर किसी सोसाइटी में ठीक है 2/3 ठीक है 2/3 सदस्य क्या हो, ओबीसी वर्ग से हो। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में जो सदस्य है 2/3 ओबीसी वर्ग से है, तो जो वहां पर प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो प्रतिनिधि होगा ओबीसी वर्ग से होगा। जो प्रतिनिधि क्या होगा, ओबीसी वर्ग से होगा। किससे होगा, ओबीसी वर्ग से। तो याद रहेगा इतना। ठीक है, देखो प्रतिनिधि का चुनाव करना है आपको। ठीक है, सोसाइटियों से प्रतिनिधि का चुनाव करना है। तो प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए हमें, ठीक है, उस सोसाइटी के सदस्यों का, है ना, सदस्यों की संख्या का अनुपात देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस सोसाइटी में 1/2 सदस्य एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो वहां पर जो प्रतिनिधि रहेगा एससी और एसटी कैटेगरी से होगा। अगर किसी सोसाइटी में जो सदस्य है 2/3 है, 2/3 के अनुपात में ओबीसी है, तो जो प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे उस सोसाइटी से, वो क्या होगा, ओबीसी वर्ग से होगा। किस वर्ग से होगा, ओबीसी वर्ग से। ठीक है, याद रहेगा। प्रतिनिधि के पूछ सकता है, प्रतिनिधि के, है ना, प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि का चुनाव कैसे करते हैं या प्रतिनिधि नियुक्त कैसे करते हैं। ठीक है, क्या उसका अहर्ताएं हैं। तो याद रखना, धारा 48 खा, धारा 48 खा। फिर आगे देखते हैं धारा 48 गा, धारा 48 गा। बोर्ड की शक्तियां, बोर्ड मतलब सोसाइटियों, ठीक है, सोसाइटी की शक्तियां, बोर्ड उसी को लिखते हैं। किसी सोसाइटी का बोर्ड या बोर्डों को, है ना, उसकी उप विधियों के अनुसार निम्नानुसार शक्तियां होगी। ठीक, जो उन लोगों का जो उप विधियां बना रहते हैं उसके हिसाब से उन लोगों को निम्नानुसार शक्तियां दे रहेंगे। ठीक है, देखो क्या शक्ति रहेगा, तो सदस्यता उन लोग स्वीकृत कर सकते हैं या फिर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सदस्यता, किसी की सदस्यता स्वीकृत या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको स्वीकृत करने का अधिकार रहेगा उसको समाप्त करने का भी अधिकार रहता है। सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित कर सकता है। ठीक है, जो सोसाइटी में पदाधिकारी रहते हैं, है ना, सभापति, उपसभापति, प्रतिनिधि, है ना, उसका निर्वाचन कर सकता है। सभापति और पदधारियों को पद से हटाना। ठीक है, जिसका निर्वाचन करेगा, ठीक है, जिसका निर्वाचन करेंगे उसको हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। और रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की संख्या नियत करना। ठीक है, कि एक सोसाइटी में कितने कर्मचारी कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों का निकला है वैकेंसी, ठीक, उसमें क्या होगा, कार्यालय का सेटअप रहेगा। ठीक है, उस सेटअप के हिसाब से ही क्या कर रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं। ठीक, रिक्त पद के विरुद्ध तो रजिस्ट्रार का अनुमोदन लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की संख्या नियत कर सकते और निम्नलिखित के संबंध में नीतियां भी बना सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित के संबंध में क्या बना सकते हैं, नीतियां। तो क्या नीतियां बनाएंगे, देखो, सदस्यों को
सेवाएं देने के लिए संगठन और उसके संबंध में उपबंध करना। ठीक है, सदस्यों को सेवाएं देने के लिए क्या बना सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं और उसका उपबंध, ठीक है, व्यवस्था भी करेंगे। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की अर्हताएं, भर्ती सेवा शर्तें और कर्मचारी वृंद से संबंधित अन्य विषय। ठीक है, जैसे कि आपकी अभी जो जॉब निकला है ना सहकारिता विभाग में, उसमें आपका भर्ती सेवा शर्त दिया हुआ है कि 50% है ना स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना, साथ में PGDCA होना चाहिए, दिया है। तो क्या है, भर्ती सेवा संबंधी है ना, ये शर्त है, अर्हताएं हैं। तो इसके लिए किसका अनुमोदन चाहिए, रजिस्ट्रार महोदय का। किसका अनुमोदन चाहिए, रजिस्ट्रार का। निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग। ठीक है, निधि की अभिरक्षा और उस निधि का किस तरह से उपयोग करेंगे, ठीक है, उसके संबंध में उन लोग बना सकते हैं नीतियां। लेखाओं के रखे जाने की रीति की जो भी रिकॉर्ड है, ठीक, उसको किस जगह पे कहाँ पे रखना है, उसके संबंध में अलग से रीति बना सकते हैं। निधियों का संचालन, है ना, उपयोग और विनिधान, जो निधि है उसका संचालन कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, इस संबंध में नियम कानून बना सकते हैं। फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंधन। इतना बोर्ड की शक्तियां हैं। इतना क्या है, बोर्ड की शक्तियां। ठीक है, तो क्या है बोर्ड की शक्तियां, सदस्यता स्वीकृत कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित कर सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, है ना। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारियों की संख्या है ना नियत कर सकते हैं और उसके अतिरिक्त निम्नलिखित नीतियां भी बना सकते हैं। ठीक, क्या नीतियां बनाएंगे, तो सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन और उपबंध कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की अर्हताएं, भर्ती सेवा शर्तें और कर्मचारी वृंद से संबंधित अन्य विषय में नीतियां बना सकते हैं। ठीक है, निधि की अभिरक्षा कर सकते हैं, विनिधान का ढंग, लेखाओं के रखे जाने की नीति, निधियों का संचालन और उसका उपयोग और विनिधान, और फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध। ठीक, इस संबंध में क्या बना सकते हैं हम लोग, नीतियां बना सकते हैं। याद रहेगा। ठीक, आपको ऑप्शन देख के लगाना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज माइंड में बिठा लो। ठीक, आपको तो लिखना है नहीं, आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना है। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि बोर्ड की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, या क्या इनमें से कौन शक्ति नहीं है। ठीक है, तो एक बार दिमाग में बिठा लो, फिर नहीं लगेगा ये। और क्या क्या नीतियां बना सकते हैं, साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, ये भी क्या है, शक्तियां हैं। बोर्ड की क्या है, शक्तियां। साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु क्या बना सकते हैं, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना और बजट। सम परीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, सम परीक्षा और क्या है, जो अनुपालन रिपोर्ट है उसका सम परीक्षा। सम परीक्षा मतलब क्या समझते हो, लेखाओं की जांच करना। ठीक है, जो लेखाओं की जांच करने आता है उसको बोलते हैं सम परीक्षा। क्या बोलते हैं, सम परीक्षा। जो करने वाला रहता है उसको सम परीक्षक बोलते हैं। ठीक है, जो लेखाओं की जांच करते उसको सम परीक्षक। ठीक है, तो उस है ना जो रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष क्या करना, प्रस्तुत करना।
ऐसे अन्य समस्त कृत्य जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है उसको करने है ना, उसको करने की सत्ता किसके पास है? बोर्ड के पास है। किसके पास है? बोर्ड के पास। ठीक है, याद रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपका वार्षिक साधारण सम्मेलन। ठीक है, धारा 49। धारा 49। तो धारा 49 को पढ़ने से पहले हम लोग जो पढ़े हैं धारा, ठीक है, अध्याय 5 में, ठीक है, अध्याय 5 में पढ़े हैं, 48 से लेकर के पढ़ रहे हैं। तो 48 में देखो, सबसे पहले धारा 48, ठीक है, धारा 48 में सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार, मतलब आपको याद रखना है सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, धारा 48। ठीक है, फिर उसके बाद धारा 48 में ही धारा 48 का पढ़े, धारा 48 का पढ़े और धारा 48 का पढ़े। ठीक है, तो धारा 48 में क्या है? सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, धारा 48। अब धारा 48 का ख ग, ठीक है, तो क में क्या है? विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निर्हरताएं, विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए क्या है? निर्हरताएं, मतलब पद धारण करने के लिए निर्हरताएं। ठीक है, पद धारण करने के लिए निर्हरताएं। ठीक है, प्रतिनिधि के बारे में चर्चा है 48 ख में, प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि। और 48 ग में क्या है? बोर्ड की शक्तियां हैं, बोर्ड की क्या है? शक्तियां, बोर्ड की क्या है? शक्तियां। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है अध्याय 5 में भी जो पढ़े हैं उसको। ठीक है, 48 में सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार, 48 में निर्हरताएं, ऐसे 60 कर में याद रखो, तो निर्हरताएं। ठीक है, तो क्या का? विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निर्हरताएं। ठीक है, प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में है, 48 ग में है शक्तियां, 48 ग में है शक्तियां। अब देखते हैं 49 को। ठीक है, 49 आपका सबसे महत्वपूर्ण है अध्याय 5 में। ठीक है, तो धारा 49 में है वार्षिक साधारण सम्मेलन, उसी को बोलते हैं सम्मेलन। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म हैं। ठीक है, तो उस टर्म को हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म्स। ठीक है, तो जो जो कंडीशन आएगा, टर्म आएगा, उसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी कथनों से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, कथन जो इतना सारा दिया रहेगा उससे नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है उसी टर्म से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलो देखते हैं वार्षिक साधारण सम्मेलन। तो जो प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के भीतर, मतलब 6 माह की कालावधि है ना, अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी। ठीक है, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए क्या करेगा? बुलाएगा। ठीक है, वार्षिक साधारण सम्मेलन में किस चीज की चर्चा हो, है ना, उसके बारे में यहाँ पर जानना है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हमें क्या करना है? जानना है। ठीक है, कि जो वार्षिक साधारण सम्मेलन में किस चीज पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के या फिर 6 माह की कालावधि के भीतर, है ना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या 6 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों को क्या बुलाएगा? साधारण सम्मेलन, साधारण है ना, वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाएगा।
तो सबसे पहले उसका प्रयोजन क्या रहेगा, ठीक है, किस प्रयोजन के लिए बुलाएगा, वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक है। तो सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो उसके अनुमोदन के लिए बुलाएगा, ठीक है। सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का, ठीक है, कि कार्यक्रम तैयार करेंगे सोसाइटी के, सोसाइटी का क्या होगा, कार्यक्रम बनाया जाएगा, ठीक, कार्यक्रम आगामी वर्ष के लिए बनाया जाएगा, किसके लिए, आगामी, ठीक है, आगामी वर्ष में क्या काम करेंगे, ठीक है, उसके अनुमोदन के लिए बुलाएगा, ठीक है, उसके अनुमोदन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटियों के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो उसके अनुमोदन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। फिर अगला, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन यदि वो कराया जाना क्या हो, अपेक्षित हो गया है तो इसके लिए भी बुलाएगा। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन यदि वो निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है तो बुलाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो इसी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है, बोर्ड का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है, यह तब समझा जाएगा जबकि बोर्ड की जो अवधि है वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से, वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से 3 माह की काल अवधि के भीतर समाप्त हो जाए, ठीक है। मान लो जो ठीक वार्षिक सम्मेलन बुलाएंगे, वार्षिक साधारण, ठीक सम्मेलन, ठीक वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक साधारण सम्मेलन मान लो दिसंबर महीने में बुलाना है, ठीक है, मान लो वार्षिक साधारण सम्मेलन के किस महीने में बुलाना है, दिसंबर महीने में बुलाना है, और जो बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 महीना कब समाप्त हो जा रहा है, नवंबर में, ठीक है। तो जो वार्षिक साधारण सम्मेलन दिसंबर महीने में न बुला करके किसमें बुला देंगे, नवंबर में बुलाएंगे, किसमें बुलाएंगे, नवंबर में, क्योंकि जो बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल है ना पहले समाप्त हो जा रहा है, 3 माह के भीतर में क्या कर रखता है, चुनाव कराना रहता है ना, 3 माह के भीतर में चुनाव कराना रहता है, ठीक है। अगर ठीक है, जो वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख 3 माह की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं सम परीक्षा रिपोर्ट, ठीक है, जो ऑडिटर लोग हैं सम परीक्षा रिपोर्ट दिए हैं, है ना, अगर प्राप्त हो गए तो ठीक है, अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, तो इसमें आपका सम परीक्षा रिपोर्ट पर भी अगर सम परीक्षा रिपोर्ट आ गया है तो उस पर भी चर्चा होगा, अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, वार्षिक रिपोर्ट पर ही चर्चा होगा। शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए, मतलब जो शुद्ध लाभ मिला है सोसाइटियों को या बोर्ड को, उसका व्यय कहाँ पर किया जाएगा, इस पर भी बुला सकते हैं।
किसी अन्य विषय पर जो कि उप विधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाए उसमें विचार करने के लिए भी बुला सकते हैं। ठीक, अन्य विषय पर भी विचार करने के लिए बुला सकते हैं और अगले वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए भी बुला सकते हैं। ठीक, अगले वर्ष क्या करना है, बजट बनाना है, तो बजट बनाना है उसके संबंध में भी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुला सकते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सम परीक्षक की नियुक्ति के लिए भी बुला सकते हैं। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सम परीक्षक की नियुक्ति के लिए भी क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, देखो क्या क्या के लिए बुला सकते हैं, वार्षिक साधारण सम्मेलन, आगामी वर्षों के लिए तैयार कार्यक्रमों का अनुमोदन कराने के लिए, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन कराने के लिए, सम परीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, शुद्ध लाभ के व्यय के लिए, अन्य विषय पर विचार करने के लिए, आगामी वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए और आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सम परीक्षक की नियुक्ति के लिए बुला सकते हैं। ठीक, अगर मान लो वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक साधारण सम्मेलन केवल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए क्या कर रहा है, बुलाया जा रहा है। ठीक है, अगर वार्षिक साधारण सम्मेलन केवल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए बुलाया जा रहा है तो जो रजिस्ट्रार रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, जो वार्षिक साधारण सम्मेलन की अवधि है उसको 3 माह के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब उसको और टाइम दे सकता है। ठीक है, मतलब जो बोर्ड का चुनाव है 3 माह आगे भी जा सकता है। अगर वार्षिक साधारण सम्मेलन केवल बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए बुलाया जा रहा है तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार सम्मेलन की अवधि को, ठीक है, 3 माह के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, 3 माह के लिए क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, कितना याद रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलो, जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेश जारी हो गया है वहां वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर बोर्ड का कार्यकाल ही समाप्त हो गया है धारा 69 के अधीन, अगर सोसाइटी या जो बोर्ड है ना, उसके सदस्यों का कार्यकाल ही समाप्त हो गया है, तो कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वहां पर वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक ही नहीं है। ठीक है, और जो बोर्ड है, बोर्ड के सदस्य, सभापति, उप सभापति या फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि का जो निर्वाचन है, निर्वाचन का संचालन कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, सदस्य, सभापति या अध्यक्ष, उप सभापति या उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि का निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग ऑफिसर करेगा।
और जो वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक है, वार्षिक साधारण सम्मेलन, वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना, ठीक है, वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व भेजी जाएगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। किसको? ठीक है, जो जिला में रहता है, जिला में जिला स्तर पर या तो उप रजिस्ट्रार रहेंगे या फिर सहायक रजिस्ट्रार, ठीक है। इसको वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना कितने दिन पूर्व भेजेंगे? तो 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा, याद रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना, ठीक है, जिसमें कि सोसाइटी स्थित हो, जिस जिले में सोसाइटी स्थित है उस जिले का उप या सहायक रजिस्ट्रार को 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा, ठीक है। वार्षिक साधारण सम्मेलन हो रहा है बोल के, है ना, 14 दिन पूर्व भेजेंगे। इसको उप, है, जिले का मालिक कौन रहेगा? उप रजिस्ट्रार रहेगा जिले स्तर पर या फिर सहायक रजिस्ट्रार, ठीक है, उसको भेजा जाएगा। याद रहेगा इतना, ठीक है, दिन को याद रखना। अब देखो, उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार, ठीक है, अगर उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार वार्षिक साधारण सम्मेलन में, ठीक, उपस्थित नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक जिले में बहुत सारा सोसाइटी रहेगा ना, ठीक है, तो सभी सोसाइटियों में तो जा नहीं सकता हूँ, ठीक, एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, कितने सोसाइटियों के सम्मेलन में भाग लेने जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो? स्वयं नहीं जा करके अपना, ठीक है, उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा? उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा, ठीक है, कि वो मेरे स्थान पर जा करके, है ना, जो मीटिंग है उसको अटेंड करें। उप उप या सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं नहीं जा सकता, ठीक, स्वयं हाजिर नहीं हो सकेगा, तो क्या करेगा? अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए क्या करेगा? प्रतिनियुक्त करेगा। और जो प्रतिनियुक्त अधिकारी होगा, ठीक है, उसको उप या सहायक रजिस्ट्रार को जो अधिकार रहेगा सम्मेलन के बारे में, ठीक है, उस अधिकार का उपयोग करेगा, ठीक है। उप या सहायक रजिस्ट्रार को जो अधिकार रहेगा उस सम्मेलन में, ठीक है, उसका उपयोग कौन करेगा? जो प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी है वो करेगा। ठीक है, और आगे देखो, अगर यदि वार्षिक साधारण सम्मेलन को विहित की गई कालावधि के भीतर नहीं बुला पाते हैं या फिर जो अपेक्षा किए गए हैं कोई भी विधि, है ना, या नियम कानून, उसका पालन करने में क्या हो जाता है? चूक हो जाता है, व्यतिक्रम हो जाता है ना, तो क्या करेगा? रजिस्ट्रार, ठीक है, अब रजिस्ट्रार एक्टिव हो जाएगा ना, ठीक, उप या सहायक रजिस्ट्रार क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव होगा तो क्या करेगा वो? ठीक है, जो जिम्मेदार अधिकारी रहेगा, ठीक है, जो जिम्मेदार अधिकारी रहेगा, ठीक है, जो ऐसा सम्मेलन बुलाया है या फिर जो नियम है उसका अनुपालन नहीं किया है, उसको 3 अवधि, ठीक है, 3 साल
3 साल है ना, 3 साल की कालावधि तक के लिए क्या करेगा, निर्हरित घोषित कर देगा, मतलब अयोग्य घोषित कर देगा 3 साल के लिए। ठीक है, इतना गुस्सा वाला रहता है रजिस्ट्रार। ठीक है, याद रखना, जब रजिस्ट्रार को गुस्सा दिलाओगे तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे, अयोग्य। ठीक है, तो याद रखना, तो किसी ऐसे ऑफिसर को जिसका ऐसा सम्मेलन बुलाने का या उपबंधों का अनुपालन करने का कर्तव्य था, ठीक है, और वो क्या कर दिया है, सम्मेलन को सही समय पर नहीं बुलाया है, और जो अनुबंध है उसका अनुपालन करने में क्या कर दिया है, चूक कर दिया हो, तो उसको 3 वर्ष के लिए क्या कर देंगे, निर्हरित घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि वह ऑफिसर, ठीक, जो ऑफिसर वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए है ना जिम्मेदार था, अगर वो क्या है, अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है, तो सोसाइटी का कर्मचारी रहेगा तो उसको क्या करेगा, 5,000 रुपए के दंड से क्या कर देगा, दंडित करेगा। क्या करेगा, 5,000 रुपए के दंड से दंडित। ठीक है, अगर वो सोसाइटी का सदस्य, सोसाइटी का कर्मचारी है तो ना, जो वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया है, याद रखना, ठीक है, जो अधिकारी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाया है, अगर वो सोसाइटी से उच्च स्तर का अधिकारी, ठीक है, उच्च अधिकारी है, ठीक है, सोसाइटी स्तर का अधिकारी नहीं है बल्कि सोसाइटी से ऊपर का अधिकारी है, तो उसको 3 साल के लिए क्या कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। 3 साल के लिए क्या कर देंगे, निर्हरित कर देंगे। अगर वो सोसाइटी का कर्मचारी रहेगा तो बच जाएगा 5,000 रुपए देकर, ठीक है, 5,000 रुपए देकर के बच जाएगा अगर सोसाइटी का कर्मचारी है तो। और जो भी दंड देंगे, तो कोई भी दंड देंगे तो उसके लिए आपको एक बार कम से कम सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सुनवाई कौन करेगा, संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी का अधिकारी करेगा। ठीक है, संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी का जो अधिकारी है आपको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप दोषी पाए जाते हो तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, शासकीय निकाय में किसी को डायरेक्ट दंड देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, पहले आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई में आप, ठीक है, किसी भी नियम कानून का, है ना, अतिक्रमण किए रहोगे या दोषी पाए जाओगे तभी आपके विरुद्ध कार्रवाई होगा। ठीक है, अन्यथा कार्रवाई नहीं होता है। याद रहेगा। किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मेलन में, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक जो वार्षिक साधारण सम्मेलन में सोसाइटी के सामने एक विवरणी रखेगी। ठीक है, मतलब विवरण रहेगा जिसमें बोर्ड के सदस्यों के, उनके कुटुंब के सदस्यों के, निकट नातेदारों के नाम, पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों यदि कोई हो के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वार्षिक साधारण सम्मेलन में सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेंगे। ठीक है, उस विवरण में जो बोर्ड के सदस्य रहेंगे, उनके जो कुटुंब के सदस्य रहेंगे या फिर उनके जो निकट के नातेदार के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान, ठीक है, पहले वर्षों के दौरान जो बकाया उधार था, ठीक है, जो अग्रिम था, उसको दर्शाया जाएगा। उसको क्या जाएगा, दर्शाया जाएगा।
ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोसाइटी या बोर्ड का कार्यकाल उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से क्या हुआ हो, प्रथम सम्मेलन स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। और क्या होगा, 5 वर्ष तक होगा, ठीक है। सोसाइटी का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक है। अब कार्यकाल की गणना कब से किया जाएगा, प्रथम सम्मेलन की तारीख से। कब से किया जाएगा, प्रथम सम्मेलन की तारीख से, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, ठीक है। कार्यकाल की गणना कब से करेंगे, ठीक है। बोर्ड के कार्यकाल की गणना कब से किया जाएगा, तो प्रथम सम्मेलन की तारीख से, है ना। प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष का होगा। और जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, ठीक है, निर्वाचित जो प्रतिनिधि हम लोग निर्वाचित करेंगे प्रतिनिधि, उसका भी कार्यकाल क्या हो जाएगा, बोर्ड के जो कार्यकाल रहेगा, है ना। जब बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होगा तो उसका भी कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। और बोर्ड के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व, ठीक है, बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व क्या कर दिया जाएगा, उसके सदस्यों का निर्वाचन करा दिया जाएगा। होता है ना, ठीक है। यानी कि पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद निर्वाचन नहीं होगा, ऐसे नहीं रहता, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन कराया जाता है, ठीक है। तो बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही क्या कर दिया जाएगा, उसके सदस्यों का फिर से निर्वाचन करा दिया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, धारा 49 वार्षिक साधारण सम्मेलन, ठीक है, याद रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही, इसमें बाकी कल देखेंगे।